कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम। चाहे ये मन करे लाखों सितम, हाँ चाहे ये मन करे लाखों सितम, कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरे चरणन। सहारा जो तेरी निगाहें तो आसान होगी मोहब्बत की राहें, के मंजिल है मेरी ये तेरी ही राहें। चले हैं सफर पे ये खाके कसम, कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरे चरणन। याद में हर दम करता रहूंगा, तेरी राहों में हरदम चलता रहूंगा, तेरी जुदाई में मरता रहूंगा। बिना याद तेरी निकले, बिना याद तेरी निकले का फिर वो दम, कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरे चरणन। दुनिया न दौलत की मुझको जरूरत, लगती है प्यारी बड़ी आपकी ये मूरत। आती नजर रहे हर दम ये सूरत, सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरे चरणन। सतनाम जी मुझको तेरा ही सहारा, तेरे सिवाय नजर आता न चारा। शामस्ताना जी मेरा किया निस्तारा, काल जाल माया में रहे थे भरम, कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम। चाहे ये मन करे लाखों सितम, हाँ चाहे ये मन करे लाखों सितम,
कभी तेरे चरणन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरे चरणन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बरनावा आश्रम में जो सेवादार बैठे हैं इसी प्रकार बैठे रहें और जूम के तहत पूरी दुनिया में आप जुड़े हुए हैं ऑनलाइन गुरुकुल के साथ, तो इसी प्रकार सभी ने जुड़े रहना है। और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MS जी के तहत आप ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी साध संगत जियों, जैसा आपको पता है ये महीना शास्त्रनाम जी दाता के रहमो करम, साईं मस्ताना जी दाता के रहमो करम का महीना है। सो MS जी रहमो करम माह की बहुत बहुत आपको बधाई और आशीर्वाद। और बच्चे चाहते हैं कि जी हमें कुछ पॉइंट्स पे आप सत्संग, अभी जो सवालात आए हैं उसके अकॉर्डिंग सत्संग करें कुछ देर, कुछ तो जरूर। हमें तो बड़ी खुशी होती है जब बच्चे सवाल भेजते हैं, बल्कि रोज भेजते रहा करो। जो ऑनलाइन से जुड़े हैं कोई भी आप सवाल भेज देते हैं, भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं वो आपको बाद में MSG IT विंग वाले बता देंगे कि डेली सवाल भेज दिया करें। जो सुन भी रहे हैं जूम वाले या यूट्यूब पे है या यूट्यूब पे चल रहा है, तो वो सवाल आप भेज सकते हैं जी। कई कह रहे हैं जी हमें सर्वाइकल बहुत हो जाता है, कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल हो गया? और इसके देसी नुस्खा जो कि बहुत हमारा आजमाया हुआ है, हजारों लोग उससे ठीक हुए हैं बिना ट्रीटमेंट के, बिना दवाई के। इसके लक्षण जो हैं कि आपके बैक साइड में खिंचाव पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सिर में दर्द, बैक साइड में खिंचा खिंचा रहना, क्योंकि लगातार जो कंप्यूटर का काम करते हैं, कुर्सियों में बैठे रहते हैं, लिखने का काम करते हैं या बजाने का, जैसे बच्चे ज़्यादातर इसी में लगे रहते हैं कंप्यूटर में या फ़ोन में लगातार, तो चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, खिंचाव पड़ जाता है नाड़ियों में, पीछे दर्द रहने लग जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सुन्ना सुन्ना लगने लग जाता है, बेचैनी सी छाई रहती है। तो ये एक बेंच हो या चारपाई, आप उस पर लेटें, पहले सीधे लेट जाएं, फिर पाँव के बल अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ सरकाएं और ये छाती इतनी आपकी आ जाए, छाती तक ये जगह, ये आप चारपाई से आगे ले जाएं। मान लीजिए ये चारपाई है तो इतना ये सिर वाला हिस्सा पीछे ले जाएं और फिर दोनों हाथ पीछे करने हैं और पूरा गर्दन को ढीला छोड़ दें। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और थोड़े मोटे हैं आप, एक आदमी जरूर होना चाहिए जो पाँव को पकड़ के रखे, अकेले मत करें। और ये करने से पहले आप थोड़ा घूम लें, तो हाथ पीछे लटका दें, गर्दन पूरी पीछे की तरफ कर दें। इस अवस्था में आप कम से कम 15 सेकंड जरूर रुकें। आधा मिनट रुक जाओ तो कहना ही क्या, आधे मिनट से शुरू करें, मिनट तक जाएं। और जैसे ही आधा मिनट हो जाए तो जो परिवारजन है या तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको थोड़ा सा पीछे, या फिर आप खुद जवान बच्चे हैं तो जैसे ऐसे हाथ हैं चारपाई को पाए और पीछे को सर्कलें, अपनी जगह पे आ जाएं, वैसे ही लेटे रहें कुछ देर। और जब बैठे होंगे या आप खड़े होंगे, बैठे होंगे तो बैठना है 1 मिनट। उसमें अगर हल्का सा आपको चक्कर आता है ऐसा सीधे होने के बाद, तो इसका मतलब थोड़ा सर्वाइकल है, और ज़्यादा आता है तो ज़्यादा। तो ऐसा 15 सेकंड, आधा मिनट आप रुके, आधा मिनट सीधे हो गए, आधा मिनट फिर किया, कम से कम 3-4 बार, फिर 7 बार, सुबह दोपहर शाम। ऐसा आप करोगे तो 5-7 दिन में वो ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी और सर्वाइकल से आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। पर लगातार कंप्यूटर का काम फिर भी चल रहा है, तो इसलिए शाम के टाइम 3-4-5 बार आप जरूर कर लिया करो, तो ताकि बिल्कुल फ्रेश रहोगे। डेली का डेली आप दवाई लेते हो ना, टेबलेट लेते हो, ये मान लो कि आप दवाई ले रहे हो, तो उससे ये सर्वाइकल चला जाता है। इससे आपको बिल्कुल आराम मिलता है, क्योंकि हम भी बहुत कई बार काम किया करते हैं तो ऐसा हो जाता है खिंचाव सा, और जैसे ये किया हम तो झट कर लेते हैं और हाथों हाथ ठीक हो। बहुत बच्चों को हमने, हजारों बच्चों को बताया है
तो उन्होंने करके देखा, रिजल्ट 100%। साइड इफेक्ट तो इसका है ही नहीं, बस इतना साइड इफेक्ट है कि जो अनजान पहले गर्म होना है चलने के बाद ही ये आसन आपने करना है। और एक आदमी आपके पाँव पकड़ ले, कहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा हो जाओगे तो फिसल जाओगे। सिर्फ इतना हिस्सा ही आपने चारपाई से ऐसे साइड में लेके जाना है, ऐसे ये हिस्सा गर्दन वाला है। तो इसको बिल्कुल यूं, गर्दन भी पीछे को हो जाएगी, हाथ भी दोनों पीछे ऐसे ऊपर से होते हुए ढीले छोड़ देने हैं। तो ये प्रैक्टिकली है, हमने करके देखा है बहुत बार और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। याद ही नहीं रहता कि कहीं दर्द भी रहता है या दर्द भी है। और अगला जो यहाँ पे आया है सवाल कि परिवार और रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमारे परिवार संयुक्त परिवार रहा करते थे, आज वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप निगाह मारोगे गांव में भी बहुत कम परिवार रह गए जो संयुक्त परिवार हैं। रिश्ते बिखरने का कारण सबसे बड़ा है अहंकार, सहन शक्ति की कमी। जरा सी बात होती है और आप झगड़ा झमेला शुरू कर लेते हैं। जरा सी बात होती है आप परेशान होने लग जाते हैं। जरा सी बात होती है आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। पहले तो बहनों में पाई जाती थी ये आदत कि भाई थोड़ा सा मुंह मोटा हुआ और कहते मैं नहीं बोलती इसके साथ, कई कई दिन नहीं बोला करते थे। हमने देखा अपने बच्चों को, सेवादारों को। पर अब तो भाई आपको पता है हर चीज में मुकाबला हो गया, बराबर के हकदार हो गए। कहते हम कौन सा कम है, तो इन्होंने भी बोलना छोड़ देते हैं आपस में। वो निकलेगा दूसरा साइड में हो जाएगा, इसको निकलने दो। फिर माथे लगाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? आपकी रगों में एक ही मां बाप का खून है, एक ही मां के गर्भ में आप पले बड़े हुए हैं, एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप और मां के परिवरिश में आप बड़े हुए हैं। उसी मां बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसा क्या आ गया कि उस खून में जहर बनने लगा? उसका कारण अहंकार है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, औरत या मर्द है, या क्योंकि बेटे बेटियों में ये चल रहा है तो वो झगड़े हो गए। एक और भी बड़ा कारण है गलत सोहबत, गलत संग करना। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक कहावत है कि उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। आपको इकट्ठा देख के खुश होने वाला तो कोई कोई होगा, जिसके अच्छे संस्कार हैं, कोई संत पीर फकीर या कोई भगत, वो तो खुश हो सकता है। वरना इकट्ठे परिवारों को देख के लोग सड़ते हैं, जलते हैं। और एक और भी कारण है संयुक्त परिवारों का टूटना, बुरा ना मानना। कहते ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, कोई बुरा आ जाए। वो बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, माड़ा संग आपके बेटे बेटी का भी हो सकता है। जो तीन कारण ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार तोड़ने में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं सोचते। और एक परमपिता जी ने जो बताया वो भी बहुत बड़ा कारण है, गधा 25 उम्र जोर जवानी का। कि एक 25 से 45 साल या 30-40 साल तक की जो उम्र होती है, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, माँ बाप की बनी बनाई जायदाद पे हक जताता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है। उसको लगने लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप तो बेवकूफ़ी थे, मुझे जितनी अकल है काश मैंने काम संभाला होता तो मैं तो पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाता। तो यूं करते करते 40 साल 45 साल तक समय की ठोकरें, परिवारजनों की ठोकरें, समाज की ठोकरें जब उसे पड़ती है ना तड़ाक तड़ाक, तो 42-45 साल में जाके सोझी आती है, ओहो माँ बाप तो ये तो सही किया था। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, उनके तजर्बे की याद आती होगी कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया। क्योंकि कोई माँ बाप, सारे तो नहीं कह सकते, पर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो 100%, पर आज समय के अकॉर्डिंग
बहुत माँ बाप ऐसे ही हैं हमारी संस्कृति में जो अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। पर उन बच्चों को बुरा लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो बुरा करेंगे, मेरा तो ऐसा कर देंगे। कारण वो कहते घर तो वस जे पर उंगलां वाले वसन नहीं देंगे। कहने का मतलब कि बच्चे भी सुधर तो जाएं पर उंगली लगाने वाले इर्द गिर्द ही होते हैं। झूठी अफवाह, झूठी बातें दिलो दिमाग में डाल देते हैं और बच्चे उन पे चल के और घर परिवार बिखर जाते हैं, तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। तो भाई घर परिवार एक होंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आप सत्संगी ही बच्चे हैं, राम नाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद करने वाले हैं, सेवा का भाव रखते हैं आप सभी धर्मों में, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आपके चाचा ताऊ बाप दो तीन भाई हैं, आगे उनके दो बच्चे हो गए तो 6 वो हो गए, 3 वो 9। अब उनमें से अगर 3 बच्चे मानवता की भलाई भी करेंगे बारी बारी से जाके, तो घर के काम धंधे में नुकसान भी नहीं होगा और राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में भी आप माला माल रहेंगे। कितना बढ़िया है। शादी में कोई चले गए 2-3 तो बाकी संभाल लेंगे घर को। पहले होता था ऐसा, हमारा कल्चर था, सारे भाई इकट्ठे रहते थे। एक होता था हाड़ी, एक होता था पाड़ी। हाड़ी जो खेतों में हल चलाता था, सारे खेत धंधे का काम वही संभालता था। पाड़ी भैंस वगैरह को, और एक जिम्मेवार जो खेत शहर से सामान लाना, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना। सारे 2-3 भाई अगर होते तो इस तरह से बहुत कमाल का सिस्टम था हमारे समाजों में, हमारे इस संस्कृति में। लेकिन आज खो गया है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जरा जरा सी बात को गहराई में ना ले जाया करो। छोटी छोटी बातें होती हैं और उसका बतंगड़ बनाने में आस पड़ोस के लोग काम करते हैं। पंजाबी में एक कहावत आपको कई बार सुनाई है, आज फिर जुबान पे आ गई। लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये पुरानी कहावत है, गाने बन गए वो एक अलग बने हैं, बाद में बने, पर ये पुरानी कहावत है। लाई लग किसी के कहने में आने वाला पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, और चंद्रा घमंड ना हो, पड़ोसी गंदा ना हो जो हमेशा उंगली लगाता रहे। जैसे बाहर से कोई आया, पत्नी या पति, तेरा पति तो ऐसे, तेरी पत्नी तो ऐसे, ये ऐसे करती है। पुराने टाइमों में कहते थे दाल सब्जी लेने बहनें आती थी और क्या से क्या बोल जाती थी, बड़ी अजीबोगरीब बातें भी बोल देती थी कि भाई तेरा तो पति किसी काम का नहीं, वो तो बेकार है, फलां है, धिंकड़ है, आई है सिर्फ सब्जी लेने और आग लगा के चलती बनी। अब वो जब आते हैं पति महोदय तो शुरू हो जाता है महाभारत। तो इस तरह भाइयों में, आगे बच्चों में झगड़े करवा देते हैं और छोटा सा अहंकार, छोटी छोटी बातों के लिए आपका ईगो हार्ट होने लगती है और आप अलग हो जाते हैं, झगड़े हो जाते। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार। हमारे अकॉर्डिंग आप राम का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, छोटी छोटी बातें इग्नोर मार दिया करो। आप परिवार के बारे में कोई उंगली लगाता है, सारे परिवार के सामने उसको ले आया करो कि भाई ये तू कह रहा था मेरे भाईचारे के बारे में, बोल क्या कह रहा था। तो उसने जो मसाला बनाया सारा ही उड़ जाएगा और आगे से वो कभी भी आपके सामने आपके भाई परिवार की निंदा नहीं करेगा। तो इस तरह से संयुक्त परिवार आप जरूरी है आज के टाइम में भी, हमेशा के लिए। कई बार होता है, अभी एक अगला जो सवाल आया कि जी कभी कभी आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। आज के टाइम में जो नशेड़ी हैं, कर्जाऊ हैं, जिनके सिर पे कर्जा है या पारिवारिक कलह कलेश है, नौकरी पेशे में कलह कलेश है, खेती बाड़ी में बर्बादी हो गई, तो ये कुछ एक कारण हैं, वैसे कारण और भी होंगे जिससे आत्महत्या के विचार इंसान के अंदर आने लगते हैं। पहली बात, आत्मघाती महापापी। ये हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि आत्मा का घात करने के लिए तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं सोचते, वो भी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं।
और आपको तो सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है प्रभु परमात्मा ने, तो आप क्यों आत्मा का घात करने पे तुले हो? कहता है जी नशा करता हूं, अब नशा मिलता नहीं। मां बाप ने जवाब दे दिया और पैसा खत्म हो गया, जमीनें बिक गई, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं। गलत। आपके अंदर भगवान जी रहते हैं और आपके अंदर ऐसी विल पावर है कि आप अगर हिम्मत करेंगे और राम के नाम से नशा भी छूट जाएगा और आत्महत्या के विचार भी बदल जाएंगे। ये सच्चाई है। जिंदगी को कभी भी इतना कमजोर मत बनाइए, अपने आप को मजबूर मत बनाइए और जिंदगी को इतना फालतू मत समझिए। फिर कर्जा हो गया, कर्जाऊ हैं आप और आप लगते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं तो पीछा छूट जाएगा। कैसे भाई? तू घर का मुखिया, तेरे पे डिपेंड तेरे बच्चे, पत्नी, मां बाप, परिवार, जो भी तेरे पे डिपेंड है, क्योंकि तू मुखिया है। और तू सोचता है कि कर्जा हो गया मैं आत्महत्या कर लूंगा। कौन सा बड़ा तीर मार दिया तूने? ये तो कायरता है, महान कायरता। तू आत्महत्या कर गया और तेरे छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उनका जो हाल करेगा समाज। सोचा है कभी? किया विचार? दिमाग में आया कुछ? आप निकल लिया कि मैंने मर जाऊं और सारे परिवार को दुखी कर जाऊं। क्या कैसा है तू मुखिया और कैसा है तू इंसान? नहीं भाई, ऐसा मत कर। कोई भी बेटी बेटा हमारा ऐसा सोचता है, राम जी की औलाद, कभी ना सोचो ऐसा, बल्कि डट के सामना करो। कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, मुश्किलातें आती हैं, आप हिम्मत करो। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। आप मेहनत करो, भगवान जी साथ दे देंगे और धीरे धीरे कर्जे उतर जाएंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कर्जा नहीं उतरता, गम चिंता टेंशन लेने से कर्जा नहीं उतरता। और आत्महत्या से तो आप परिवार का बुरा हाल करके जाते हैं। महापापी तो वैसे ही बन गया, आत्मघाती महापापी। पीछे जो परिवार छूट गया उसका और बुरा हाल। तो ये तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अब पढ़ने वाले बच्चे, नंबर कम आ गए, मां बाप ने कहा था नंबर कम आ गए तो देख लेना। इस पे आपको एक हंसने वाली बात सुनाती है। कहने का मतलब आप टेंशन ना लिया करो। एक बच्चा था, उसके नंबर कम आते थे तो उसका बाप कहने लगा, ओए अगली बार अगर नंबर कम आए ना या तू फेल हो गया तो मुझे बाप मत कहना। वो चुप रहा। अब रिजल्ट आ गया, उसका बाप बैठा ही था, आया उसके, कहता हाँ क्या हुआ? कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। क्योंकि उसने कहा था बाप मत कहना, बाप का नाम था रमेश। तो कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। सो हम ऐसा नहीं कहते कि आप फेल हो जाओ। कहने का मतलब अगर नंबर कम आ गए तो कोई आसमान नहीं नीचे गिर गया। अगली बार फिर सही मेहनत कीजिए, उसको अपने दिल पे लगा लो कि हाँ इस बार कम आए हैं, मेरे बराबर वाले मेरिट पहुंच गए, वो भी गर्भ से जन्मे और मैं भी कोई ऊपर आसमान से नहीं टपका। तो अगली बार एम बना लो, गैरत बना लो, यकीन मानो आपकी भी मेरिट आ जाएगी। आत्महत्या किस चीज का क्या हाल है? मां जिसने गर्भ में रखा उसका क्या दोष है भाई? हे बच्चों, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है, आपको छोटी सी बात लगती है? तो आप 1.5-2 किलो की ईंट पेट पे बांध के 3 दिन सो के देख लो, चल फिर के देख लो, उतारनी नहीं। 3 या किलो की ईंट पेट पे बंधी हो और आप सो के दिखा दो, नहीं सो पाओगे ना। अरे मां ने 9 महीने रखा है पेट में, वो इसलिए कि आत्महत्या करके उसको दुख दे जा। बाप ने परवरिश करी, सपने बुने कि मेरा बेटा बड़ा हो कि मेरा ऐसे साथ देगा, ऐसे मुझे खुशियां देगा। क्या ये कुठारा घात नहीं कर रहे हैं आप? और मां बाप को भी इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि देख लेना अगर कम नंबर आए वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पढ़े लिखे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं।
गांव में हमने देखा अनपढ़ नहीं परवाह करते, कहते पुत्र ढंग नाल पास हो जी, उनका काम होता है। हमने जो देखा आज भी ऐसे ही होता होगा कि बेटा जी पास हो जाना, अच्छे नंबर ले आना। और ज्यादा जो पढ़ लिख के कट जाते हैं ना माँ बाप, खुद का मार्कशीट नहीं दिखाएंगे कितने लिए थे, या तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटेलिजेंट है, नेचुरली सेल वैसे ही जाएंगे बच्चे में और वो भी इंटेलिजेंट बनेगा। पर क्या आपने उसके संगी साथियों का कभी ध्यान दिया कि उसका संग तो नहीं गलत, कहीं गलत संग में तो नहीं फंस गया? क्या आपने उसको कभी टाइम दिया है, कभी चेक किया है उनके टीचरों के पास, मास्टरों के पास 15 दिन के बाद, महीने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करी है कि बताओ मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, स्कूल में उसकी कितनी हाजिरियां हैं? 15 दिन में करते रहो चेक, पता चल जाएगा वो स्कूल में ही जाता, कहीं और तो नहीं जाता 15 दिनों में बीच में। और पता चलेगा तो फिर चेक करो और प्यार से हैंडल करके, अगर वो गलत सोबत में पड़ गया है तो उसकी वो गलत सोबत हटवा दो। अगर ये सब कर रहे हो आप मां बाप, तो हकदार बनते हो बच्चे को कहने के कि बेटा नंबर अच्छे ले आना। और अगर उनको टाइम ही नहीं देते आप तो अपने आप में मस्त हैं, आपका बिजनेस है जी, व्यापार है जी, ऐशो आराम है जी, आप तो उसमें खोए हैं। पर आपको गैरत है ना, मेरा बेटा कम नंबर कैसे ले आया? बेटे की कभी जाके आपने रिपोर्ट ही नहीं देखी और लास्ट में कम क्यों ले आया? तो गलतियां आपकी है, मां बाप की। तो दोनों बातें ध्यान में रखिए। मां बाप अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चे मां बाप को एक एज ए फ्रेंड, एज ए सहेली, बेटी है तो अपने मां बाप को सहेली की तरह, हमारे ख्याल में एक टाइम रख लो। पहले भी हमने बहुत साल पहले सत्संग में बोला था, आज फिर से कहना चाहेंगे कि आप एक टाइम रख लो, 1 घंटा 2 घंटे। बच्चा स्कूल से आता है, आज की भाषा में फ्रेंड टॉक, उसका नाम दे दो फ्रेंड टॉक, कि एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह माँ बाप अपने बेटे बेटी से दोनों बैठ के बात करें कि बेटा इस टाइम में जो भी तू बताएगा हम तेरे को लड़ेंगे नहीं। तो 100% बाहर वो दोस्त मित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि घर में ही दोस्त मित्र मिल गए और आपको हर बात शेयर करेगा। और जो बात आपको लगी कि ये गलत दिशा में जा रहा है, तो एक फ्रेंड की तरह ही उसको गाइड करके, एक दोस्त की तरह गाइड करके उसे समझा दीजिए और वो आदत छोड़ देगा। लेकिन आप तो जी हिटलरबाजी करते हैं, मेरे से डरता रहना चाहिए। कई तो बच्चे माँ बाप से आंख ही नहीं मिलाते, बाप के तो पास ही नहीं आते, यूं लगता वो करंट मार रहा हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब फ्रेंड टॉक करते हैं उसमें जो उसने बताया, बाद में कहीं पीटना मत उस बातों के लिए, अगले दिन फ्रेंड टॉक खत्म हो जाएगी। फ्रेंड टॉक का मतलब उसको उसी तरह से हैंडल करें, बाद में उसका जिक्र नहीं करना 2 घंटे के बाद। तो बच्चा आपको हर चीज बताएगा, स्कूल में, बस में, कहाँ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। वो छोटा है, छोटे होते से ये शुरू कर लोगे, आप तो समझदार है ना, आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चे को बरगला तो नहीं रहा, गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। तो यकीन मानो ये फ्रेंड टॉक अगर शुरू कर लोगे अपने बच्चों के साथ, दोस्ती का एक रिश्ता, माँ बाप तो हैं ही आप, और दोनों बैठ के अपने बेटे बेटी से सारी बातें करें। हर चीज का हल जब मां से बाप से मिल जाएगा कि भाई इस मुश्किल से निकलेगा ये हल, तो उसको बाहर दोस्ती की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्त बनाएगा भी तो स्वस्थ दोस्त बनाएगा जो हर समय साथ रहें। तो हमारा काम तो बताना है। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और आत्महत्या रूपी ये जो बला है ये बच्चों से दूर हो जाएगी। तो कर्जे की बात कही और ये पढ़ाई वाले बच्चों की बात कही। अब बिजनेस व्यापार में लॉस हो जाता है या खेती बाड़ी एकदम तबाह हो जाती है, तो भी कई किसान भाई, बिजनेसमैन आत्महत्या कर जाते हैं। और एक है शक, जो सबसे गंदी चीज है। पति पत्नी में ये बहुत बड़ा जहर है। बिना वजह शक, दृढ़ यकीन होना चाहिए एक दूसरे पे।
और कोई दोनों में से एक भी यकीन तोड़े ना। अगर टूट गया तो रिश्ता भी खस्ता हो जाता है, लचकदार हो जाता है, उसमें वो विश्वास नहीं रहता, फिर दोनों आवारागर्दी पे उतर जाते हैं। इसलिए आत्महत्या का ना सोचें, रिश्तों को मजबूत और यकीन मजबूत होना चाहिए। किसान की फसल तबाह हो गई, बड़ा दर्द है, 6 महीने मेहनत करता है, क्योंकि हम भी किसान के घर पैदा हुए। बड़ा दर्द होता है जब फसल पकी पकाई हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, 84-83 की बात होगी, ध्यान में नहीं हमें, बरसात आ गई, गेहूं की मंडलियां बोलते हैं, ढेरियां लगी होती हैं, जगह जगह काट के लगा देते हैं। अब वो खलियान में लाके रखी, बरसात आ गई, अगले दिन धूप वगैरह निकली, उसको बिखेर दिया, 2 दिन धूप पड़ी, वो सूखने लगी, तीसरे दिन फिर बरसात आ गई, तो बिल्कुल गेहूं काली पड़ गई और बदबू आने लग गई। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी गेहूं घर के लिए बची। तो इतना खर्चा किया होता है, कैसे कंट्रोल करें? पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आत्महत्या कर लो। खाने को तो मिल गया, जीने का तो है, चलो कर्जा उठा लिया, उसका दर्द है, पर मरने से क्या बताइए आप, कर्जा उतर जाएगा क्या? वो जो समस्या घर के लिए खड़ी हो गई, क्या वो हल हो जाएगी? जी नहीं। हे किसान भाइयों, ऐसा करने से आप ही नहीं, आप सारे परिवार को दुखी कर गए। आप घर परिवार में बैठ के दुख साझा करो, अंदर ही अंदर मत रखो कि भाई आपा इतना कर्जा उठा चुके हैं, फसल अपनी तबाह हो गई, अब आपा ने हाथ बंद करके खर्चा करना है। मतलब कम से कम खर्चा, जिंदगी का जीवन यापन करना है। ऐशो आराम को मारो, तिलांजलि दे दो, छोड़ दो। तो सारे परिवार में जब आप बात करोगे ना, आधा बोझ तो वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि एक अकेला आदमी जब दिमाग में रखता है तो दिमाग में टेंशन पैदा हो जाती है, उससे आत्महत्या के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जब वही बात पूरी फैमिली में और संयुक्त परिवार हो तो कहना ही क्या, फिर तो सारे परिवार वाले मिलके लग जाएंगे कि हाँ हमारे पे कर्जा है और हमने मेहनत करनी है। यकीन मानिए रास्ते जरूर मिल जाते हैं जब इतने दिमाग इकट्ठे सोचते हैं। पर आत्महत्या ना करो हे किसान भाइयों। ठीक है, कुदरत के कादिर ने कहर बरपा दिया, ठीक है आप बर्बाद हो गए, पर बर्बाद हो गया गाने से क्या आबाद हो जाओगे? फिर से मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। आप कर्मठ हैं, आप हिम्मत वाले हैं, आप योद्धा हैं, शूरवीर हैं। फिर से लग जाइए जमीन के साथ मेहनत करने, और हो सकता है अगले 6 महीने में आपका कर्जा भी उतर जाए और फायदा भी हो जाए। ऐसे ही बिजनेस व्यापार है, पैसा लगाया डूब गया। एक बात बुरा ना मानना बच्चों, बिजनेस व्यापार कि अगर मेहनत की कमाई लगाते हो, हमारी जिंदगी का ये तजुर्बा है, वो पैसा कभी डूबता नहीं। ये अजमाई बात है, एक बार झटका लग सकता है लेकिन अगले साल फिर पूरा हो जाएगा। अगर मेहनत का नहीं ठगी बेईमानी का है, फिर तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं लेनी चाहिए? एक उदाहरण आपको बताते हैं। राजस्थान में एक सज्जन थे, ऊंटों का व्यापार वगैरह करते थे, गांव वालों को पता नहीं था कुछ इतना ज्यादा। लेकिन राजस्थान में ये देखा है हमने, अपनी आंखों से भी देखा है, जैसे नया ट्रैक्टर आ गया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अच्छा इसकी तो लाइट जलती है, अच्छा इसका तो ये होता है। ये 76 की बात है। तो ये भी उन्हीं टाइमों की, उनसे पहले की बात है। कोई ऊंट ले आया, शाम से का समय था, गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए, अरे यार क्या खूबसूरत ऊंट है, कितना बढ़िया ऊंट है, कितने का लाया? कहता यार ले आया जितने का हुआ। अब गांव वालों ने ज्यादा नहीं छेड़ते थे कि ठीक है बहुत सुंदर ऊंट है भाई, गजब का ऊंट है तेरा, क्योंकि ऊंट ही होता था मेन हल जोतने का साधन। पंजाब साइड में बैल वगैरह होते थे, राजस्थान में भी कई जगह बैल होते थे, लेकिन मोस्टली ऊंट ज्यादा चलते थे। तो अगले दिन सुबह कुछ गांव वाले रह गए थे, कुछ दोबारा फिर आए कि यार शाम को तो इतना बढ़िया दिखा नहीं, सुबह जाके देखते खाली होते थे, ज्यादा बरसात पे निर्भर था। तो फिर आगे घर में देखा तो खाली खूंटा, ऊंट है ही नहीं। अब वो सज्जन बैठा चुप खामोशी सी में, गांव वाले सारे कहते यार ये क्या कर दिया तूने, ऊंट बेच दिया?
कहता हाँ। कहता कितने का? कहता लगे मोल दे दिया। असल में पता क्या हुआ, वो बंदा चोर था, चोरी करके ऊंट लाया, रात को कोई चोर चुरा के ले गया। तो कहने लगा लगे मोल दे दिया भाई। तो हे भाई बुरा ना मानना, अगर बेईमानी से कमाया था तो लगे मोल चला गया, टेंशन किस बात की। हाँ, मेहनत का कमाया है और मेहनत कड़ा परिश्रम का पैसा है। हम आपको गारंटी देते हैं, राम नाम जपते रहो, फिर मेहनत करो, एक बार अगर वो डूबा भी है तो अगली बार दुगना भी आ सकता है। ये अजमाई हुई चीजें हैं। पर आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आत्महत्या किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी चीज के लिए कभी भी ना किया करो, ना सोचा करो। और इसका सबसे बड़ा बचने का कारण है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। ये सॉल्यूशन, ये दवाई है। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम अपने अपने धर्मानुसार आप जाप करें सुबह शाम। विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ेगा तो आप आत्मबल से अपनी गम चिंता टेंशन परेशानियों को आने से पहले ही खत्म कर देंगे, तो अपने आप ही आत्महत्या का जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए ये 2-3 पॉइंट थे, ये काफी हैं। तो उधर से अगर कोई बात है, सवाल आए हैं आपके, जैसे आपको बोला सवाल दे दिया करें तो बता दें। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा रतनदीप ये लिखते हैं कि गुरुजी आजकल शादियों में लेने देने के रीति रिवाज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि पेरेंट्स बेटी के पैदा होते ही कई बार सोच लेते हैं कि वो लाखों रुपए अपनी बेटी की शादी में लगाएंगे। कई बार इतना वो बेटी की पढ़ाई में नहीं लगाते जितना कि उसकी शादी के लिए बचाते हैं। इस बार आप प्लीज गाइड करें। जी, बेटी को पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़ा करना एक ऐसा दहेज है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। आप थोड़ा बहुत दे दोगे, भीड़ पड़ने पे वो खर्च हो जाएगा, क्या रह गया। अगर पढ़ा लिखा के उसको नौकरी लगा दिया या कोई बिजनेस व्यापार में ट्रेंड कर दिया, यानी जो भी उसको तजर्बा अच्छे कामों का दिलवा दिया, वो दिमाग में उसके पूरी जिंदगी भर रहेगा और वो जिंदगी भर कमाती रहेगी। आपकी बेटी का भी अदब सत्कार जिस घर में जाएगी और ज्यादा होगा, क्योंकि माया रानी का सत्कार ज्यादा होता है, इंसान का कम। तो इसलिए बिटिया को पढ़ाओ लिखाओ, उस पे खर्चा ज्यादा करो। दहेज में चाहे नाम मात्र दो या ना ही दो तो भी चलेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक नोटों की मशीन बन जाएगी बेटी, क्योंकि वो कमा रही है, अपने पैरों पे खड़ी है। तो अब बेमिसाल होगा अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करें, ना कि वैसे जोड़ जोड़ के रखने में। कंचन ये लिखते हैं कि गुरुजी कपल की हेल्थ और डाइट के लिए टिप्स दे दो जी, ताकि आने वाले बच्चे हेल्दी हों और ना किसी को कंसीव गर्भ धारण करने में कोई प्रॉब्लम हो। जितने भी हों आप बैलेंस डाइट लें, सारे मिनरल विटामिन्स उसमें होने चाहिए। हमारे टाइमों में, पुरातन समय में हमने ये देखा था, सारे लोग गांव में शहरों में, एक तो ऑर्गेनिक खाना बड़ा होता था राजस्थान साइड में, जो कि सबसे बढ़िया है। पत्तेदार हरी सब्जियां, खाना लोहे के तवे पे बनता था और लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बना करती थी। शुरू शुरू में पित्तल की भी होती थी, पर लोहे की भी ज्यादा मानी जाती थी। तो आज डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर लोहे की करते तो उसमें आयरन ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, जिससे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, या जो भी, डॉक्टरों को ज्यादा इसका पता है, यानी हमारे जो अंदर का ब्लड है वो पावरफुल बन जाता है, जिससे सारी बीमारियां से लड़ने की शक्ति आ जाती है। तो वो कमाल की चीज थी। और आजकल आप एल्यूमिनियम, नॉन स्टिकी, ऐसी चीजें आ गई जो डॉक्टर कह रहे हैं, हमें बताया डॉक्टरों ने कि इससे कैंसर जैसे रोगों को बढ़ावा मिलता है। पहले मिट्टी के तवे भी हमने गुजरात में देखे, हमारे जब वो भूकंप आया था तो मिट्टी के तवे पे रोट बना रहे थे, बाजरे के रोट, और अच्छा घी और रोटला नाम ले रहे थे। वो बिटिया ने हमें बोला था कि मोटा बाबू मेरे साथ रोटला खाने का। तो हम उसके चूल्हे के पास बैठ के वो रोटला खा के आए थे, क्योंकि उसके बेटे गुजर गया था भूकंप में। तो वो रोए जा रही थी, कहती मैं ठीक हो जाऊंगी। तो हमने कहा बेटा अगर हमारे तेरा रोटला खाने से तू ठीक होती और क्या चाहिए।
तो यानी बैलेंस डाइट, ऑर्गेनिक अगर संभव हो, खेती बाड़ी है तो चाहे 2-4 क्यारे ही बना लो, जिसमें घर के लिए गेहूं, सब्जियां, दालें पैदा कर लिया करो, जिसमें खाद स्प्रे बिल्कुल मत डालो। तो ऐसे हर कोई करेगा तो हमें लगता है उसके रेट भी कई गुना मिलते हैं, और घर के लिए करते हो कम से कम आप तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो बैलेंस डाइट ले तो यकीन मानो आने वाले टाइम में बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। रियान, गुरुजी मैं हरियाणा के सफाई अभियान में शामिल हुई थी। इससे पहले डॉक्टर्स ने मेरे लीवर में गंभीर प्रॉब्लम बता दी थी, बट सफाई अभियान के बाद मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। राम जी की कृपा है। आपको बोला था ये महायज्ञ है। अब महायज्ञ में जो कोई आहुति डालता है, ये पुरातन समय से हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है कि महायज्ञ में जब कोई आहुति डालता है तो उसका भला तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल। तो आपका हाथों हाथ हो गया, ये राम जी की कृपा है, उस ओम की कृपा है। संजीव ये लिखते हैं कि गुरुजी मेंटली और फिजिकली चैलेंज यानी दिव्यांग बच्चों की एजुकेशन की भी यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। जी, दिव्यांग बच्चों के बारे में आप नोट कर लें, जरूर जो भी संभव हो पाएगा जरूर इस बारे में भी चर्चा करेंगे जी। राजेश कथल से, गुरुजी क्या नाम चर्चा में ग्रंथ पढ़ने की बजाय आप जी के यूट्यूब से सत्संग वाले वचनों को चला सकते हैं जी? चला सकते हैं, और 2-4 भजन बोल लो, फिर सत्संग के वो वचन आपको अच्छे लगते हैं वो सुना दीजिए, तो और भी ज्यादा फायदा है। अगला सवाल है जी, गुरुजी शुगर डायबिटीज का भी कोई हल बताओ जी। शुगर का हल बड़ा आसान सा है, अजमा के देखा हुआ है कि जितना आपका बॉडी वेट है इंटू 10 ग्राम आप 2, 3, 4, 5 तरह का फ्रूट ले लें, और बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम, यानी 90 किलो वजन है तो 900 ग्राम आपने फ्रूट खाना है 11, 12, 1 बजे तक, जो भी आपका टाइम है, सुबह से लेके 2 बार में 3 बार में आप फ्रूट लें। और जब खाने से आधा घंटा पहले कम से कम 40 से 50% आप सलाद लें, गाजर, मूली, खीरा, जो भी आपको उपलब्ध है उसमें थोड़ा सा नींबू अगर पसंद है आपको, नींबू निचोड़ ले, और सेंधा नमक बेस्ट है, काला नमक या थोड़ी सी काली मिर्ची, और वो आप जितना खाना दोपहर को खाते हैं उसका 40 से 60% तक आप सलाद खा लें आधा पौना घंटा पहले, और फिर 40% जो आप खाना खाते हैं वो खाइए। और इस तरह दोपहर को, शाम को आप थोड़ा सा दूध गऊ का भी ले सकते हैं, और मलाई उतर जाए तो और भी बहुत ही बेहतर है। और उसके साथ कुछ हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट या जो भी उपलब्ध है आपके घर में, चने ही सही, चने भुने हुए वो ले लें और वो खा लें। और शाम को फिर वो दोपहर वाला खाना, पहले सलाद और फिर वो। तो शाम को आप फिर से दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि आदत होती है ज़्यादातर कि शाम को दूध लेना ही है, तो वही मलाई उतार लें, गऊ का दूध। तो इस तरह से ये इतना सा डाइट चार्ट आप करके देखें, पर ध्यान रखिएगा ब्लड शुगर चेक करवाते रहिएगा, क्योंकि शुगर एकदम से कम होनी शुरू हो जाएगी 2-3 दिन के बाद। तो ये बहुत अजमाया हुआ नुस्खा है जो आपको बता दिया, आप अमल करके देख लीजिएगा। पर ये जरूर ध्यान रखिए कि आप इंग्लिश दवाई जो लेते हैं फिर वो कम करनी पड़ेगी। डॉक्टरों से आप सलाह मशवरा करते रहिए, अपना ब्लड शुगर चेक करते रहिए, क्योंकि एकदम कम ना हो जाए, क्योंकि ये खाना खाने से कंट्रोल हो जाता है। पहले कुछ दिन आप ये फ्रूट मत लें, केला है, आम है, चीकू है, अंगूर है या गन्ना वगैरह है, और जब हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए फिर इनमें से जो मर्जी ले लें। पर ये सारा नहीं, 900 ग्राम का 900 ग्राम केला नहीं खाना, 3-4 तरह का फ्रूट उसमें फिर ये ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये नेचुरल है, शुगर नहीं बढ़ेगा इनके खाने के बावजूद भी। पर चेक करवाते रहना है रेगुलर टाइम पे। जी आखिरी सवाल है जी, शशि, गुरुजी जब मैं डाइटिंग करती हूँ तो सबसे पहले मेरे फेस पर असर होता है, बॉडी पर नहीं, क्या करूं? डाइटिंग क्यों करते हो बेटा? हम तो आपको खा के वजन कम करने का भी तरीका बताया हुआ है। ये जो आपको बताया अभी हमने शुगर के लिए, ये वजन कम करने के लिए भी कारागार है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होता है सलाद उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये खाना खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज वजन कम करने के लिए, आप पहले 1 किलोमीटर थोड़ा जितना चलते हो उससे थोड़ा सा तेज चलो, अगला 1 किलोमीटर स्पीड में चलो, फिर आप मान लो आप 4 चक्कर हैं या 5 चक्कर हैं, 6 चक्कर में किलोमीटर पूरी होती है, तो 1 चक्कर भाग के 1 चक्कर
नॉर्मल, भाग के भी, जॉगिंग करते हुए थोड़ा सा आपकी बॉडी उछलनी चाहिए, जंप लेते हुए, जैसे वैसे जंप नहीं मारना, चलते हुए थोड़ा सा यूं यूं उचक उचक के चलना होता है ना, थोड़ा स्पीड में जॉगिंग। तो आप यकीन मानो, अगर सुबह 4-5 किलोमीटर कर लेते हैं और शाम को 2-3 किलोमीटर, और हर खाने के बाद आप कम से कम आधा किलोमीटर से लेके किलोमीटर घूमे ही घूमे, तो आपका वजन भी कम हो जाएगा और चेहरे पे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये आपके सवालात थे। और अब साध संगत पूरे भारत में शास्त्रनाम जी धाम सरसा में काफी बड़ी तादाद में बैठे हैं। विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, यूएई, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, जॉर्डन आदि देशों की शासन जूम के माध्यम से 150 जगहों पे जुड़ी हुई है, यूट्यूब के माध्यम से, और लाखों की तादाद में साध संगत पूरी दुनिया में देख रही है यूट्यूब के माध्यम से। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, यूपी में है। पहला परिवार, लड़के का नाम अमनजीत इंसा पुत्र दिलीप सिंह इंसा जी के निवासी गांव सानीपुर, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। लड़की का नाम मनिंदर इंसा पुत्री गुरमेल इंसा जी की निवासी पटियाला, पंजाब। दूसरा, लड़के का नाम गुरप्रीत इंसा पुत्री श्री लीला सिंह इंसा जी की निवासी गांव काला बंजारा, जिला संगरूर, पंजाब। लड़की का नाम ममता इंसा पुत्री हाकम सिंह इंसा जी की निवासी बरेटा, जिला मानसा, पंजाब। तीसरा, लड़के का नाम भारत इंसा पुत्र सोमदत्त इंसा जी का निवासी गरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा। लड़की का नाम रीना इंसा पुत्री कृष्णपाल इंसा जी की निवासी गांव गोंदर, जिला करनाल, हरियाणा। अगला जो चौथा परिवार, लड़के का नाम विपिन इंसा पुत्र श्री सुरेंद्र इंसा जी के निवासी गांव कोहाड़ियां वाली, जिला फाजिलका, पंजाब। लड़की का नाम रीटा इंसा पुत्री श्री श्यामलाल इंसा जी की निवासी गांव दोदा, जिला मुक्तसर, पंजाब। सरसा आश्रम में है जी पांचवा परिवार। लड़के का नाम अमरजीत इंसा पुत्र श्री चूहड़ी इंसा जी का निवासी गांव संघेड़ा, जिला बरनाला, पंजाब। अगला जो है, लड़की का नाम रणजीत कौर इंसा पुत्री श्री अमरजीत इंसा जी की निवासी गांव संधुपति, जिला बरनाला, पंजाब। इनमें 4 परिवारों ने व्रत मुहिम के तहत, यानी 5 में से 4 परिवार व्रत मुहिम के तहत बच्चा एक ही सही 2 के बाद नहीं का पर्ण कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बच्चों, बहुत बड़ी बात, मालिक बहुत खुशियां दे। 2 परिवारों के कुल 3 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान का भी पर्ण कर रहे हैं। सो आंखें दान महादान, बहुत आशीर्वाद। सभी परिवार दिन दुखियों मध्य में अपने अपने एरिया में बैंकों में 31,854 रुपए जमा करवा चुके हैं, बहुत आशीर्वाद। तो जैसे साज बजेंगे, लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माल डालना जी, पहले बिटिया डालेगी और फिर बेटा। हाँ जी, साज बजाइए, आशीर्वाद। जी, इनमें बहुत बच्चे शास्त्रनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, इन सबको सैल्यूट। और बहुत बहुत, क्योंकि अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों का सत्कार करना, छोटों से बेगरज प्यार करना, और एक दूसरे के माँ बाप को वैसे ही समझना जैसे अपने माँ बाप सत्कार करना बेटा। सो पूरा आपस में प्यार से रहना। सो प्रसाद लेके बैठ जाना। आशीर्वाद बच्चों, सरसा वाले भी और यहाँ वाले भी, सबको आशीर्वाद। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे बेटा। हाँ जी, एक शादी का और परिवार है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी द्वारा 154 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं। इनमें से 5वां कार्य है शाही आसरा, यानी अनाथ बेसहारा लड़कों को अपनाना, इन्हें शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना। पूज्य हजूर पिताजी ने ऐसे बच्चों को न केवल अपनाया, बल्कि इन्हें माँ बाप की जगह अपना नाम दिया, इनका पालन पोषण कर इन्हें पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। ऐसे ही एक नौजवान की आज कुल का क्राउन के तहत शादी हो रही है, और कुल का क्राउन ये 73वां कार्य है। इसके तहत पूज्य गुरु जी ने इस भ्रम को दूर किया कि लड़कों से ही वंश चलता है। इस मुहिम के तहत लड़की शादी करके दुल्हा घर लाएगी और लड़की से ही वंश चलेगा, यानी आने वाली संतान लड़की के गोत्र से जानी जाएगी। तो इसी के तहत आज ये शादी हो रही है। कुल का क्राउन का नाम है प्रियंका इंसा
माता का नाम दर्शना इंसा, पिता का नाम अशोक इंसा, निवासी रतिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। और भक्त मर्द गाजी का नाम है अपार इंसा, पिता का नाम फोस्टर फादर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा, हरियाणा। लड़का और लड़की दोनों आपस में दिल जोड़ माला डालेंगे जी। जोरदार तालियां बजाएं। और कुल के क्राउन के तहत आप देख रहे हैं वो बच्ची एक बारात लेके जैसे आती हैं वैसे आ रहे हैं, और यहाँ बाजे गाजे भी बज रहे हैं, साज भी बज रहे हैं बच्चे। जी आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद आशीर्वाद। और जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद विराजो, बैठ जाओ बेटा। और इस नवविवाहित जोड़ी को पूज्य हजूर पिताजी 5 लाख रुपए की एफडीआर अपने पावन कर कमलों द्वारा इन्हें प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाएं। और आप जो देख रहे हैं ये पगड़ी, कुल का क्राउन की पगड़ी पूजा गुरुजी ने ही डिजाइन की है, बहुत ही खूबसूरत पगड़ी। जी आशीर्वाद। और ये आश्रम की तरफ से उनको एक तोहफा दिया जाता है। वो बच्चे पढ़ पोस के यहीं पे बड़े हुए हैं, सो जो अभी आपने देखा। और आगे है जी किसी ने ये यहाँ के जिम्मेवारों ने भेजा है, पिताजी आप जी का सॉन्ग आशीर्वाद माओ का सॉन्ग के 10 मिलियन व्यू होने की खुशी में गुलदाना बांटना चाहते हैं। सो आज शायद दूसरा दिन है उसका, ये भी दूसरा दिन है जी पिताजी। 2 दिन में ही 1 करोड़ व्यूज हो गए पिताजी। पहले वाले जो सॉन्ग थे जागो दुनिया दे लोगो मेरे देश की जवानी, वो 3 दिन में 1 करोड़ हुए थे। ये उससे भी ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है और बहुत पसंद किए जा रहे हैं ये सॉन्ग आप जी के। बड़ी खुशी है कि बच्चे इसको सुन रहे हैं, और जितना सुनेंगे उतना उनका फायदा होना है और उनकी नशे भी छूट जाएंगे। हमें लगता है बड़ी खुशी की बात है। अब हर भाषा में आ गया, पंजाबी में भी हो गया, हरियाणवी बागड़ी में मिलती जुलती भाषा होती है उसमें भी हो गया, और हिंदी में भी हो गया। सो अच्छा है, बच्चे उसको सुने जा रहे। यहाँ जिम्मेदार कहते जी हमने गुलदाना बांटना है, जी बांटिए भाई, प्रसाद दे दीजिए। खुशी का मनाने का तरीका है। शास्त्राम जी कॉलेज कॉलेज सिरसा के प्रिंसिपल 2017 से लेकर 2022 तक मिले कुल 23 अवार्ड आप जी को देना चाहते हैं। इस खुशी में प्रिंसिपल गीता व परिवार दीन दुखी मद के लिए बैंक में 25,125 रुपये बैंक में सिरसा में जमा करवा चुके हैं। मैटर बोलेंगे जी, आप बोलें भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शाहस्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा को 2017 से लेकर 2022 तक विभिन्न क्षेत्रों में 13 अवार्ड मिले, जो पूज्य गुरु जी की पावन रहमत से और पावन मार्गदर्शन से ये संभव हुआ। ये अवार्ड हैं बेस्ट डिग्री कॉलेज, ये सम्मानित किए गए चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा। अमेजिंग एंड यूनिक स्किल्स अवार्ड
एंटी क्राइम यूथ क्लब द्वारा, शिक्षक श्री अवार्ड प्लस सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्ट अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा, इंटरनेशनल एजुकेशनल लीडरशिप अवार्ड प्लस मेडल ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा, तेजस्विनी संगम अवार्ड प्लस सर्टिफिकेट जेसीडी विद्यापीठ द्वारा, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन नेशनल सर्विस स्कीम चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा, अवार्ड ऑफ ऑनर इन स्पोर्ट्स चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा, इंटरनेशनल वुमेन प्रीमियम अवार्ड वुमेन डेडिकेशन एंड जेसीडी विद्यापीठ द्वारा, इंटरनेशनल गोल्ड स्टार मिलीनियम गोल्ड मेडल अवार्ड ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा, गोल्ड मेडल ऑफ शिक्षक श्री अवार्ड शिक्षक सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी नई दिल्ली द्वारा, अवार्ड ऑफ डिस्टिंग्विश सोशल वर्क ग्राम पंचायत नेजियाखेड़ा द्वारा और एप्रिसिएशन ऑफ एनसीसी अवार्ड 3 हरियाणा बटालियन एनसीसी द्वारा। और इसके साथ ही शाहस्तराम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा की 156 छात्राएं यूनिवर्सिटी रैंकर्स और 37 छात्राएं अलग अलग विभागों में यूनिवर्सिटी में टॉप रही हैं जी। और पिताजी प्रिंसिपल और वो बेटियां हमें सरसा में बैठी नजर आ रही हैं, हाथों में गुब्बारे हाँ हिला रहे हैं बेटियों, आशीर्वाद। बहुत बड़ी बात, आज समाज में बेटियां बेटों के बराबर आ रही हैं पढ़ लिख के। हमें बड़ी ही खुशी है बच्चों कि आप और तरक्की करना बेटा और आगे बढ़ना, भगवान खुशियां दे। हाँ जी। और शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गीता मुंगा इंसा ये सभी अवार्ड्स आप जी को समर्पित करना चाहते हैं जी। ये कहते हैं कि ये सब आप जी की रहमत और आप जी के मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि पूजा हजूर पिताजी की पावन रहमत जो शिक्षाएं पूजा गुरु जी दे रहे हैं कि गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा का संगम जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों उच्च आदर्शों को पूजा गुरु जी ने जीवंत रखा है और जिसके तहत आज ये बच्चे पूजा गुरु जी की पावन शिक्षाओं पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आज पूरी दुनिया में भारत का नाम, ये पूजा गुरु जी के अपार रहमत का कमाल है कि एक समय में जिन इलाकों में लोग अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजते भी नहीं थे, ऐसे में पूजा गुरु जी ने ऐसे संस्थान खोले कि जहां पर लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, माँ बाप निश्चिंत रहे कि हमारी बेटी एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल में है, ऐसा माहौल प्रदान किया। और आज वो बच्चियां पूजा गुरु जी के अपार रहमत से शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। तो जोरदार तालियां बजाएं। ये पूजा गुरु जी के अपार रहमत का कमाल कि गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा का संगम इन संस्थानों में जिससे भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्य और आदर्श हमेशा जीवंत रहते हैं। जी, और हमें बड़ी खुशी है, शुरू से ये बिटिया हमारी प्रिंसिपल बड़े जोर से शोर से पढ़ाई में और गेमों में भी बच्चों को आगे प्रमोट करती रही। जैसे स्कूल वाला देखा, सेम ही इनका वही काम। और भगवान इनको परिवारों को बहुत खुशियाँ दे, मालिक दया में रहमत से नवाजे। बड़ी खुशी होती है जब वही बच्चे इतने समय से लगे हुए हैं और आज पता नहीं कितने बच्चे पास आउट हो गए हैं, 25-25 हज़ार से भी ऊपर बच्चे वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, ऐसा बताया गया था। सो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। आज वो बच्चे जगह जगहों पे अपना और माँ बाप का देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नेचुरली हम कहा करते हैं जो अच्छे टीचर, मास्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल होते हैं, चाहे दुनिया की निगाह में कोई अवार्ड ना हो, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ बच्चा जब देश के लिए गौरव बन जाता है तो सबसे बड़ा वो तोहफा होता है, मेडल होता है उस टीचर, मास्टर, लेक्चरर के लिए। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। बहुत ही आशीर्वाद बच्चों, मालिक खुशियाँ दे। प्रसाद लेना बिटिया वहाँ जो बैठे हैं, और यहाँ बेटी को भी प्रसाद देना भाई। अब है जी एक और लिख के आया हमारे पास, बादाम सिंह जी गाजियाबाद से। 15 साल से नशा करते थे, पिताजी आप जी का भजन देकर नशा पूरी तरह से छोड़ दिया।
नशे के कारण अपने 3 मालवाहक गाड़ियां तक बेच दी। आप जी की प्रेरणा से 4 अन्य लोगों का भी नशा छुड़वाया। आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत आशीर्वाद बच्चे, बहुत आशीर्वाद। मालिक बहुत खुशियां दे। शाबाश बेटा, तूने, तेरी जिंदगी जरूर सुधरेगी बेटा। मालिक रहमत करेंगे, कृपा करेंगे। और ऐसे ही तू और लोगों का भी नशा लगातार छुड़वाते रहना, सो और घर में बरकतें, खुशियां आएंगी। बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा। लवप्रीत सिंह गोविंदगढ़ से 3.5 साल से रोजाना 3000 से भी ज्यादा नशा करता था रुपए का। परिवार वालों ने जबरदस्ती कैंटीन सेवा पर भेज दिया। सेवा करने से सारा ही नशा छूट गया। तो बच्चा कहाँ है? यहाँ क्या जी? वो बच्चा कहीं हो तुम? कैमरामैन पीछे है, कहाँ बेटा? हाथ हिलाना आप। वो बच्चा लवप्रीत सिंह गोविंदगढ़, या वहीं होगा वो, यहां नहीं है तो। जी वो कह रहे हैं सेवा कर रहा है ऑलरेडी, वो लगा हुआ है। तो मालिक उनको खुशियां दे बेटा। सो शाबाश। औरों का भी नशा आप छुड़ाना, मालिक कृपा दृष्टि से नवाजे। हमारे पास तो आए ही नहीं है जी। तो कोई बीमार है या किसी के बच्चा नहीं है तो बेटा सुमन करके दवाई लो और मालिक रहमत करते हैं। और अगर बच्चे के अकॉर्डिंग रिपोर्टें नॉर्मल हैं, बच्चा फिर भी नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके घर में किलकारियां जल्दी से जल्दी गूंजे। बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना। विदेशों से आए हैं या जाना है? खड़े हो जाएं बेटा, प्रसाद ले लेना। आए हैं तो बहुत स्वागत, जा रहे हो तो प्रसाद ले जाना, साथ संगत को भी देना। और मालिक सबको बहुत खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाएं बेटा जी। आशीर्वाद। स्वागत आपका। फौज से, पुलिस महकमे से जो सज्जन आए हैं सेवादार, यहाँ ऑनलाइन भी बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, उन सबको सबसे पहले बहुत बड़ा ग्रैंड सैल्यूट। आप सबको भी जो यहाँ पधारे हैं और जो सुन रहे हैं उनको भी, क्योंकि आप लोग समाज में रह के और समाज के बाहर जब पहरा करते हैं तभी समाज चैन की नींद सो पाता है। देश की सीमाओं पे रक्षा करते हैं। टेम्परेचर कितना है, क्या है वहाँ, कौन, कुछ भी परवाह नहीं करते। गोलियां आती हैं, वो छाती आपकी होती है जो उनको रोक के समाज को बचा लेती है। तो भगवान आपको बहुत शक्ति दे, बहुत ताकत दे, बहुत हिम्मत दे कि कोई गोली आपकी छाती तक पहुंच ही ना पाए और आप देश की रक्षा करते रहें और तरक्कियां करें। मालिक खुशियां दे और बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना बेटा, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जी बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। सुख दुआ समाज से सोनिया हमारी जो बेटी है वो आई है, सुख दुआ समाज से। आशीर्वाद बेटा जी। आशीर्वाद। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्सविंग की ड्रेस में है, तो आशीर्वाद बेटा। आशीर्वाद। और सेवा करते हैं ये बच्चे। मालिक और खुशियां दे बेटा, तरक्की दे। सो नारा लगा के बैठ जाना, प्रसाद लेना बेटा। आशीर्वाद जी बच्चे। बाकी शास्त्रम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग, टीनेज वॉरियर्स, MSGIT विंग, अन्य समितियों का प्रसाद लेने वाले सेवादार की समाज की सेवा किया करेंगे, वो खड़े हो जाएं जो प्रसाद लेना चाहते हैं। सामने भी ऑनलाइन भी जो है जी। तो सबको बहुत आशीर्वाद बच्चों। धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जी। आशीर्वाद। आशीर्वाद। और जिन सेवादारों की शिफ्ट पूरी हो गई है वो जाने की आज्ञा चाहते हैं जी, वो बेटा मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। सेवा की शिफ्ट पूरी करके आप जाते हैं, घरों में खुशियां देना, परिवारों को आशीर्वाद कहना, सुमाल खुशियों से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद बेटा। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं। और सभी को अच्छे नए कामों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई नया काम शुरू करना है या जैसे भी तजुर्बा लेके शुरू करना, सबको अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। तो जो लाइव पे हैं आप प्रसाद ले लेना बेटा जी। कोई भी प्योर वेज प्रसाद मीठा होना चाहिए, तो आप ले लेना और मालिक आपको खुशियां दे। सो बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आशीर्वाद। आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा।